हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मोनोपोली में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने स्टडी करना होता है इट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है इसका ताल्लुक सिर्फ मोनोपोली के साथ ही नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक ओलिगोपोली के साथ भी है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ भी है, यानी कि जो भी इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर्स है उनके साथ इसका ताल्लुक है। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमने अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और ऑब्वियसली पहली जो हमारी कोशिश होगी वो ये होगी कि हम ये समझें कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो टर्म है, फ्रेज है, इसका मतलब क्या है। बेसिकली आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर एक प्रोडक्ट एक ही है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है और इसके ऑब्वियसली डिफरेंट यूनिट्स होंगे, तो वो यूनिट्स अगर डिफरेंट प्राइसेस पे बेचे जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं ऑन पार्ट ऑफ ए प्रोड्यूसर और सेलर, तो इस फिनोमिनन को, इस अमल को हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि इस एग्जांपल से हम इसको समझेंगे, सेम प्रोडक्ट है ए, ओके, लेकिन इस प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस पे बेचा जा रहा है। फॉर एग्जांपल 10 के प्राइस पे कहीं बेचा जा रहा है, किसी को 12 के प्राइस पे बेचा जा रहा है और किसी को 15 के प्राइस पे बेचा जा रहा है। तो एक सिंगल यूनिक प्राइस प्रिवेल नहीं हो रहा है, डिफरेंट प्राइसेस है, प्रोडक्ट सेम है। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो सेम है, यानी कि हर कोई यूनिट सेम कॉस्ट पे बन रहा है, एवरेज कॉस्ट पे बन रहा है, लेकिन प्राइस जो हासिल किया जा रहा है, जो डिफरेंट यूनिट्स इसके है वो डिफरेंट प्राइसेस हासिल किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है जिसको मैं इस एग्जाम्पल के जरिए से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, हमारे पास एक प्रोडक्ट है ए, ओके, और इसका एक वेरिएंट है, यानी कि प्रोडक्ट सेम है लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंस उसमें है, उसके लिए मैंने ए डैश यहाँ पे लिखा। प्रोडक्ट एक्चुअली ए है लेकिन उसका एक वेरिएंट है, प्रोडक्ट सेम है लेकिन थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंस, मॉडिफिकेशन हुई है, उतनी ज़्यादा नहीं, सब्सटेंशियल नहीं, तो ए डैश उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब अगर ए और ए डैश को डिफरेंट प्राइसेस पे बेचा जाएगा तो क्या हम इसको भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे? तो इस चीज़ को समझने के लिए आपने इस एग्जाम्पल पे फोकस करना होगा। देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और ए डैश ये एक्चुअली एक ही प्रोडक्ट है लेकिन ए डैश ए का थोड़ा बहुत मॉडिफाइड फॉर्म है। हमने क्या करना होता है ये समझने के लिए कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं, हमने कॉस्ट्स पे फोकस करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए को बनाया जा रहा है 10 रुपीज़ पे और यहाँ पे चूंकि मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत है तो इसलिए ये 11 रुपीज़ पे हमारे लिए बन गया, तो डिफरेंस 1 रुपीज़ का है। और फिर हमने देखना होता है कि प्राइसेस के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस कितना है 15 रुपीज़ और यहाँ पे प्राइस कितना है 16 रुपीज़। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस एक्चुअली सेम है, बस ये 1 रुपये का यहाँ पे इजाफा जो है वो यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। ओके, तो अब अगर सिचुएशन ऐसी है, प्राइस तो लगता है कि डिफरेंट है लेकिन इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, इसको हम सिंपली कॉस्ट एडजस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपये ज़्यादा कॉस्ट यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे उसको जो है कस्टमर से हासिल किया गया, तो इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे। लेकिन अब अगर डिफरेंस इन प्राइसेस जो है वो ज़्यादा है, मोर देन व्हाट द डिफरेंस इन कॉस्ट्स इज, तो उस वक्त हम कहेंगे कि दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए को हम 15 रुपीज़ में बेच रहे हैं और ए डैश को हम 20 रुपीज़ में बेच रहे हैं। हालांकि जो कॉस्ट डिफरेंस है वो सिर्फ 1 रुपया का है लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 5 रुपीज़ का है। तो इस सिचुएशन में जब प्राइस जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू कॉस्ट डिफरेंस, तो इस सिचुएशन में चूंकि प्राइसेस यहाँ पे डिफरेंट है, प्रोडक्ट एक ही है बुनियादी तौर पर, तो इसको हम कहेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहां पे अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कहेंगे। होप कि ये चीज आपने अच्छे से समझी होगी। अब हम आते हैं कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है इसके कौन से डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है इसके कम से कम 3 फॉर्म्स ये इख्तियार कर सकता है। एक है पर्सनल, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब या पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि एक प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्ट बेच रहा है, अब एक बंदा उसके पास आ गया, एक पर्सन आ गया, उसने उसको एक प्राइस पे वो चीज़ बेची और फिर दूसरा बंदा उसके पास आ गया, दूसरा पर्सन आ गया तो उसको दूसरे प्राइस पे बेची। ओके, तो
इस किस्म के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम कहते हैं व्हाट, पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन या फिर पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एक हुआ। दूसरा है ज्योग्राफिक डिस्क्रिमिनेशन या ज्योग्राफिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक प्राइस है, दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में दूसरा प्राइस है। हम कह सकते हैं कि एक मार्केट में एक प्राइस है, दूसरे मार्केट में दूसरा प्राइस है। तो अब अगर सिचुएशन ऐसी है तो इसको हम कहेंगे, चूंकि इट इज बेस्ड ऑन, डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन जियोग्राफी, लोकेशन, तो इसको हम कहेंगे ज्योग्राफिक डिस्क्रिमिनेशन या ज्योग्राफिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा है इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट सेम है, इसके कॉस्ट सेम है, लेकिन कुछ अरसे के लिए जो है इसका एक प्राइस है, बाद में इसका दूसरा प्राइस है। तो ये वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से इसके प्राइस में जो है वो तब्दीली लाई गई, हालांकि कॉस्ट्स में तब्दीली नहीं आई, या कम से कम उतनी तब्दीली नहीं आई जितनी प्राइस में दिखाई जा रही है। सो दीज आर सम फॉर्म्स आर टाइप्स ऑफ दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है, और क्या वाकई ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा फिनोमिनन है जो काफ़ी जगहों पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट होती है इन मार्केट्स। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मामले में आप इसको अक्सर जो है ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि वाकई जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है इन मार्केट्स। तो पहले हम एक रिटेल की एग्जांपल लेंगे, पहली वाली एग्जांपल। तो आपने अक्सर देखा होगा शॉप्स के बाहर, जो शोरूम्स हैं उनके बाहर सेल की एडवर्टीजमेंट होती है। तो एक चीज़ जो है वो एक डेट तक उसका एक प्राइस होता है, फिर कुछ अरसे के लिए उसका प्राइस जो है वो रिड्यूस किया जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट तो एक ही है, उसके कॉस्ट्स भी सेम है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, लेकिन एक वक्त के लिए उसका प्राइस एक है, फिर एक अरसे के लिए, एक मुद्दत के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए उसका प्राइस जो है वो रिड्यूस किया जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो हम वेरी ऑफ्टन हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑनलाइन हो या जो फिजिकल मार्केट्स है, दोनों में इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह एयर ट्रैवल जो लोग करते हैं अक्सर, उनको ये मालूम है कि जो सीट अरेंजमेंट होता है एरोप्लेन में, तो वहाँ पे आप किस सीट पे बैठने जा रहे हैं वो भी तय करती है कि आपकी जो टिकट की जो कीमत है वो कितनी होगी। हालांकि जो ओनर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो एयर ट्रैवल प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए बेसिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन चूंकि कस्टमर्स की प्रायोरिटी के हिसाब से वो क्या करते हैं कि जो आगे वाले जो सीट्स होते हैं यूजुअली उनमें ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो बैकवर्ड जो सीट्स होते हैं उनमें कम चार्ज करते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। इसी तरह सीट अरेंजमेंट के साथ साथ डे टाइम, आप किस वक्त ट्रैवल करना चाहते हैं। कोई प्राइम टाइम होता है तो ज़्यादा प्राइस उसके लिए पे करना पड़ेगा, कोई टाइम जो है वहाँ पे ज़्यादा लोग सफ़र नहीं करते तो वहाँ पे कम चार्जेस होंगे। इसी तरह किस दिन आप सफ़र करने जा रहे हैं, किस सीज़न में आप सफ़र करेंगे, तो उसके हिसाब से जो है जो एयर फेयर है वो एडजस्ट की जाती है। तो दिस इज़ अगेन दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स इसमें है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का फिनोमिनन है। इसी तरह आप देख सकते हैं ड्रग इंडस्ट्री में, अगर आप ये स्टडी करेंगे तो ये कहा जाता है कि यूएस में वही ड्रग्स जो है जो यूरोप में कुछ कीमत पे होते हैं, लेकिन यूएस में उनकी कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि यूएस में ये तस्वुर किया जाता है कि उनकी इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा होने की वजह से प्राइस भी ज़्यादा हो जाता है। तो ड्रग एक ही है, दवाई एक ही है, एक जगह पर एक प्राइस है, दूसरी जगह पर दूसरा प्राइस है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो ये फिनोमिनन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है इन वेरियस मार्केट्स या वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए ये अप्लाई किया जाता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और ये देखेंगे कि ग्राफिकली हम इसको कैसे दिखाते हैं। यहाँ पर हम दो तरीके आपके सामने रखेंगे जिनके ज़रिए हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के फिनोमिनन को दिखा सकते हैं। एक रिलेटिवली ईजियर है, थोड़ा बिट कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल नहीं है, ये चीज़ हमने पहले की हुई है, तो यहाँ पे बस हमने उसको रिपीट करना है, तो ज़्यादा इलॉबरेट हम इसको नहीं करेंगे। देखिए ये पहले ग्राफ पे आप देखिए, ये हमारा ग्राफ है, ये बेसिकली डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, और जो
मोनोपोली में जो डिमांड कर्व होती है, एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ओके, तो सपोजिंग ये प्राइस प्रिवेल हो गया और इस प्राइस के अगेंस्ट ऑब्वियसली ये हमारी क्वांटिटी है, यानी कि प्राइस P1 है, क्वांटिटी QY है। तो ये क्वांटिटी है। अगर जनरल हम सिचुएशन देखेंगे, अगर हम वो सिचुएशन देखेंगे जहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को दिखाने के लिए अब हम इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे। ये प्रोड्यूसर क्या अब करता है, वो ये करता है कि उसने अभी तक ये 0 QY अमाउंट जो है इसको किस कीमत पर बेचता था, P1 के कीमत पर बेचता था। लेकिन प्रोड्यूसर ये जानता है कि ये डिमांड करूँ कंज्यूमर्स की है, मैं इससे महंगा भी बेच सकता हूँ। तो वो अगर महंगा बेचेगा तो फिर कम क्वांटिटी खरीदी जाएगी, लेकिन अगर वो आधा महंगा बेचेगा, आधा सस्ता बेचेगा या रिलेटिवली लोअर प्राइस पे बेचेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो बेची जाएगी। तो यहाँ पे हम वही एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोड्यूसर है वो कुछ लोगों को बेचता है कितना, P2 पे, P2 प्राइस पे, और जाहिर सी बात है P2 प्राइस पे वो बस इतना बेच सकता है OQX1। तो इतना अमाउंट जो है OQX अमाउंट जो है वो P2 पे बेचा जा रहा है ऑन पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। और बाकी जो अमाउंट है QX, यहाँ ये जो पोर्शन है, यानी इससे पहले जो बेचा जा रहा था उसमें अब जो चीज, जो पोर्शन रह गया, वो है QX से QY तक। तो इसको वो P1 पे बेचेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां से यहां तक प्राइस है P2 और यहां से यहां तक प्राइस जो है वो है P1, और जो प्रोड्यूसर है वो दो प्राइसेस पे एक ही प्रोडक्ट को यहां बेच रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अगर ऐसा पॉसिबल है एक प्रोड्यूसर के लिए करना, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। यहां पे आप एक चीज पे फोकस कीजिए। देखिए, जब प्रोड्यूसर यहां पे बेच रहा था, इस प्राइस पे बेच रहा था, तो हम जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल इसको हम A, P1 और C लिखेंगे। A, P1, C जो है ये क्या है, ये कंज्यूमर सरप्लस है, ये कंज्यूमर सरप्लस था, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब चूंकि उसने आधा उस ज्यादा प्राइस पे बेचा और आधा जो है वो कम प्राइस पे बेचा, अब क्या हो रहा है, अब जो ये इतना बड़ा ट्रायंगल था A, P1, C, इसमें से ये पोर्शन अब उठ गया। फॉर एग्जांपल इसको हम E लिखेंगे और इसको हम F लिखेंगे, यानी कि ये P2, P1, F, E पोर्शन जो है वो कंज्यूमर सरप्लस से उठ गया, वो खत्म हो गया, कंज्यूमर से लिया गया वो। तो अब इससे ये पता चला कि जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उससे कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कम हो जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, कितनी उसकी डिग्री के हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उतना जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कम हो जाएगा। तो ये चूंकि इजियर केस था तो इसलिए मैंने सोचा कि यहां बेहतर होगा इसको एक्सप्लेन करना। तो दो चीजें हमने सीखी, एक ये कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम किसे कहते हैं, दूसरा ये उसको ग्राफिकली हम कैसे दिखाएंगे, और दूसरा ये कि इसका इमीडिएट इंपैक्ट कंज्यूमर सरप्लस पे क्या पड़ता है। दो प्राइसेस तो हो जाते हैं लेकिन इसके साथ साथ कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है। तो ये है एक एग्जांपल। अब यहाँ पे हम दूसरे एक एग्जांपल लेंगे और अगेन दो चीजें हम सीखेंगे यहाँ पे कम से कम। एक ये है, देखिए आप फोकस कीजिए, जो ब्लैक हमारी कर्व्स है, रेवेन्यू कर्व्स है, तो ये एवरेज रेवेन्यू है और ये इसकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, इसलिए मैंने एवरेज रेवेन्यू A, मार्जिनल रेवेन्यू A लिखा इनको, और ये हमारी जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, EA पे इक्विलिब्रियम है, EA पे इक्विलिब्रियम है, तो फिर ये क्वांटिटी है QA और ये प्राइस हमारा प्राइस जो होगा वो PA यहाँ पे है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इंटरसेक्ट इसको करेगी तो ये हमारा प्राइस होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर हमारी एक ऐसी कर्व होगी तो फिर जो हमारा प्राइस होगा वो इतना होगा और क्वांटिटी यहाँ पे होगी। अब हम क्या करते हैं कि हम दूसरी एक कर्व जो है डिमांड कर्व इंट्रोड्यूस करेंगे, एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इंट्रोड्यूस यहाँ पे करेंगे, लेकिन उनके साथ क्या करते हैं कि उनका जो उनका स्लोप है वो चेंज करेंगे, यानी कि इलास्टिसिटी उनकी हम चेंज करेंगे। तो दूसरी हमने एक कर्व बनाई, ये वाली ग्रीन, एवरेज रेवेन्यू B, और इसकी ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू B, और यहाँ पे ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उसको इंटरसेक्ट करती है, तो ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा। तो ये QB होगा, क्वांटिटी ऑफ B, और ये हमारा प्राइस होगा, प्राइस B होगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्ट तो सेम है,
लेकिन दो प्राइसेस इसके एस्टैब्लिश हो रहे हैं। एक प्राइस पे एक अमाउंट बेचा जा रहा है, दूसरे प्राइस पे दूसरा अमाउंट जो है वो बेचा जा रहा है। एक पे इतना बेचा जा रहा है, दूसरे पे इतना बेचा जा रहा है। तो ये एक चीज हमने यहाँ पे सीखी कि डिफरेंट प्राइसेस को हम कैसे दिखाएंगे एक ही प्रोडक्ट के लिए, तो वो हमने कर लिया। अब दूसरी चीज जो आपने यहाँ पे याद रखनी है, जिसको हम आगे जाके ज्यादा इलॉबरेट नहीं करेंगे, वो ये है कि जब आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, ओके, अगर उसका वैल्यू कम है, यानी कि आपकी कर्व स्टीप है। देखिए ये कर्व जो है ये स्टीप कर्व है, ये स्टीप कर्व है, और ये कर्व जो है ये फ्लैटर कर्व है। स्टीपर कर्व पे जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, फ्लैटर कर्व पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज्यादा है। अब क्या होता है, ये होता है जनरली कि जो कर्व जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है वहां पे प्राइस ज्यादा होगा, और जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डिमांड कर्व पे, वैसी डिमांड कर्व जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज्यादा है, तो वहां पे प्राइस कम होगा। तो आप ये याद रखेंगे सिंपली कि प्राइस का एक इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ, जो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसलिए प्राइस ज्यादा है, यहाँ पे प्राइस कम है, यहाँ पे इलास्टिसिटी कम है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा है। आई होप कि आपने ये पॉइंट समझा कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है, प्राइस तब ज्यादा होगा जब इलास्टिसिटी कम होगी, और जब प्राइस तब कम होगा जब इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। ओके, ये चीज आपने अच्छे से समझी, और ये भी हमने समझा कि कैसे दिखाएंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के फिनोमिनन को ग्राफिकली, और दो चीज़ों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। आगे जाके हम ज़्यादा इस डायग्राम का यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम बेसिक इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं। आगे जाके हम इसको फर्दर इलॉबरेट करेंगे हायर नो क्लासेस के लिए। सो लेट्स मूव ऑन, और कुछ और चीज़ें सीखेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जो फॉर एग्जांपल मोनोपोलिस्ट है, जिसकी एक मोनोपोली है, उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, उसको क्या फ़ायदा इससे हासिल होता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम पहले सिचुएशन लेते हैं कि जो प्राइस था वो सिंगल प्राइस था, दो प्राइसेस नहीं हैं या मल्टीपल प्राइसेस नहीं है, तो उस वक्त देखेंगे कि जो रेवेन्यू हासिल होता है, टोटल रेवेन्यू हासिल होता है एक मोनोपोलिस्ट को, वो कितना है। तो फॉर एग्जांपल ये लीजिए P1 है प्राइस और क्वांटिटी है QY यहाँ से, तो जो टोटल रेवेन्यू है दैट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो OP1 या OQ मल्टीप्लाई बाय OQY, तो इतना फिर रेवेन्यू बनेगा। अब देखिए, हम सपोज करते हैं कि जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, यहाँ से यहाँ तक वो 10 रुपीज़ है, और जो क्वांटिटी है वो यहाँ से यहाँ तक 10 यूनिट्स है। ओके, तो फिर हम कहेंगे 10 इंटू 10। तो यहाँ पे मैंने लिखा OP और OQ1, ये प्राइस है, दिस इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। ओके, तो ये हमें टोटल रेवेन्यू देगा। तो टोटल रेवेन्यू फिर कितना बना, 10 इंटू 10, वो कितना हुआ, वो 100 हुआ। तो ये विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर होगी तो उस वक्त रेवेन्यू के साथ क्या होगा। देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगी, ऐसे होगी कि प्राइस इंक्रीज किया जाएगा 5 यूनिट्स के लिए, तो 5 यूनिट्स के लिए प्राइस ऑफ 15 हो गया। 5 से आगे वाले 5 यूनिट्स जो है उनके लिए प्राइस जो रखा गया वो 10 यूनिट्स है, तो वो 10 रुपीज़ है। तो फिर 5 यूनिट्स के लिए 15 प्राइस है और 5 यूनिट्स के लिए 10 प्राइस है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए टोटल रेवेन्यू देखेंगे वो है OP2 मल्टीप्लाइड बाई OQX यानी कि 5 यूनिट्स से है, OP1 फिर इसका और इंटू QXQY ये अमाउंट। तो वो कितना बनता है, 15 इंटू 5, ये प्राइस है 15, और कितने यूनिट्स बेचे जा रहे हैं, 5 यूनिट्स बेचे जा रहे हैं 15 पे। तो रेवेन्यू कितना बनेगा, 15 इंटू 5 वो 75 हो गया, और फिर 10 इंटू 5 यानी कि ये 5 यूनिट्स जो है वो 10 रुपीज़ पे बेचे जा रहे हैं, तो उनका बनेगा 50 रुपीज़। 10 इंटू 5, तो टोटल रेवेन्यू कितना बनता है हमारा, वो है 125। तो यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है वो है 100, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना है वो है 125। तो इससे हमें ये पता चला कि जो एक मोनोपोलिस्ट होता है या इम्परफेक्ट मार्केट में ये होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है उसको फ़ायदा मिलता है अगर वो
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने से उसको रेवेन्यू ज़्यादा हासिल होता है, हालांकि उसके कॉस्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये प्रोड्यूसर के लिए फ़ायदे में है, लेकिन कंज्यूमर का ऑब्वियसली इससे नुकसान होता है, यानी कि उसका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ख़त्म हो जाता है, उसको इसके लिए एडिशनल अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। ओवरऑल अगर हम एग्रीगेशन में बात करेंगे तो अभी हम ये देखेंगे कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से, मिकदार के हिसाब से या लेवल के हिसाब से, डिग्रीज के हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कितने टाइप्स है। सो लेट्स लुक इनटू दैट। हम जानते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक से ज़्यादा प्राइस प्रिवेल करते हैं, हालांकि प्रोडक्ट सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि कितने प्राइसेस प्रिवेल करेंगे, कितने डिफरेंट प्राइसेस पे एक सेम प्रोडक्ट बेचा जाएगा, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। तो पहला ये टाइप है जो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हमारे दो प्राइसेस है, यानी कि ओवरऑल क्वांटिटी को दो डिफरेंट प्राइसेस पे बेचा जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये 20 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स को P2 पे बेचा गया और फिर अगले 10 यूनिट्स को P1 पे बेचा गया, तो इसको हम कहते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जहां पे सिर्फ दो प्राइसेस प्रिवेल करेंगे, ओवरऑल क्वांटिटी को दो डिफरेंट प्राइसेस पे बेचा जाएगा, तो इसको हम कहेंगे क्या, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो अब अगर दो से ज्यादा होंगे प्राइसेस जो होंगे वो प्रिवेल करेंगे, यानी कि ओवरऑल क्वांटिटी को मोर देन 2 प्राइसेस पे बेचा जाएगा, तो उसको हम कहेंगे सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दो से ज्यादा। लेकिन अगर अब सिचुएशन ऐसी हो कि हर यूनिट को अलग प्राइस पे बेचा जाएगा, हर यूनिट को अलग प्राइस पे बेचा जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले 5 यूनिट्स जो है वो P4 पे बेचे गए, फिर दूसरे 5 यूनिट्स P3 पे, फिर तीसरे 5 यूनिट्स P2 पे, फिर चौथा जो यूनिट सेट है 5 यूनिट्स का वो P1 पे बेचा गया। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हर यूनिट के लिए अलग प्राइस है। पहले यूनिट के लिए P5 है, फिर P4 है, फिर P3 है, P2 है और फिर लास्ट वाले के लिए P1 है। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री मैक्सिमम, जहां पे हर यूनिट के लिए अलग प्राइस है, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जहां पे इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा है, दो से ज्यादा, मगर इस हर एक के लिए अलग प्राइस नहीं है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंड डिग्री। ओके और जहां पे अब दो ही होंगे तो उसको हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। एक चीज आप यहां पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देखिए यहां पे प्राइस था P1 एक्चुअली और क्वांटिटी थी Q1 और ये जो एरिया है, फॉर एग्जांपल इसको हम लिखेंगे CD लिखेंगे इसके लिए, P1 और D जो एरिया है ये था कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअली। फिर क्या हुआ, ये वाला पोर्शन इससे कम किया गया जो प्रोड्यूसर के खाते में चला गया, कंज्यूमर को इससे नुकसान हो गया। ये वाला पोर्शन अब रह गया, ये वाला पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस का, ये वाला पोर्शन तो ले लिया प्रोड्यूसर ने। तो जब एक ही प्राइस हमने ऐड किया तो उससे इतना कम हो गया कंज्यूमर सरप्लस। ओके अब अगर हम फर्दर प्राइसेस ऐड करेंगे, यानी कि जिस तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस पहले यहां था, क्वांटिटी इतनी थी, तो ये पूरा एरिया जो है, फॉर एग्जांपल इसको P लिखेंगे, इसको ABCD लिखेंगे, P1 और D वाला एरिया जो है वो तो था कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन अब क्या हो गया, जब हमने प्राइसेस इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए तो पहले ये पोर्शन चला गया, ये पोर्शन चला गया, फिर ये पोर्शन चला गया, फिर ये पोर्शन चला गया और वहां पे रह गए बस ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोर्शंस, ये रह गया कंज्यूमर सरप्लस। तो इससे ये पता चला कि जितना आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेंगे उतना कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कम हो जाएगा। और फाइनली जब हम इस पे आ जाते हैं, चूंकि हर प्रोडक्ट को, हर यूनिट को अलग प्राइस पे बेचा जा रहा है और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है कंज्यूमर सरप्लस के लिए, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस जो है वो जीरो हो जाता है, कुछ कंज्यूमर सरप्लस नहीं रहता है यहाँ पे। और एवरी बेनिफिट
एक्रूज टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को सारा फायदा हो जाता है, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर सरप्लस उसको मिलता था, हासिल होता था, फायदा होता था, एडिशनल बेनिफिट मिलता था, वो अब उसको हासिल यहाँ पे नहीं होगा। तो आपसे ये बताया जाएगा कि जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें कंज्यूमर सरप्लस के साथ क्या होता है। तो ऑब्वियसली आपको ये याद रखना है। अच्छा, इसमें और इसमें मुकाबला करवाएंगे, बताइए इसमें ज्यादा हो रहा है नुकसान, इसमें ज्यादा हो रहा है नुकसान, तो वो हमें पता होना चाहिए कि सबसे कम नुकसान इसमें हो रहा है, लेकिन फिर इसमें हो रहा है सबसे ज्यादा इसमें हो रहा है। तो ये 3 टाइप्स है, और हमें ये भी पता चला कि किस बुनियाद पे हम ये डिफरेंस इनके दरमियान करते हैं, और ये भी हमें पता चला कि कंज्यूमर सरप्लस के साथ इसकी वजह से क्या होता है। सो ऑल दैट इज क्लियर टू अस, लेट अस मूव अहेड। अब ये सवाल पैदा होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एक्सरसाइज करने के लिए कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तब जाके एक प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक्सरसाइज कर सकता है, इसको अप्लाई कर सकता है। तो 3 कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 फेमस कंडीशंस है जो मैं यहाँ पे ब्रीफली इलाबोरेट करूँगा। पहली कंडीशन ये है कि जो प्रोड्यूसर होगा वो प्राइस, उसके पास मार्केट पावर होना चाहिए, वो एक प्राइस मेकर होना चाहिए। हम जानते हैं कि इन पे केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन सब लोग प्राइस टेकर्स हैं, लेकिन इन अदर 3 मार्केट फॉर्म्स, जो इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर जो भी हैं, उनमें एक प्रोड्यूसर के पास कुछ ना कुछ ताकत होती है कि वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करें। तो वो एक प्राइस मेकर होना चाहिए किसी ना किसी हद तक का, तब जाके वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये एक कंडीशन है। दूसरी ये कंडीशन है कि जो ओवरऑल मार्केट जो है उसके लिए पॉसिबल होना चाहिए कि वो इसको डिवाइड कर पाए डिफरेंट सब मार्केट्स में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिमांड्स। यानी कि एक ओवरऑल प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन एक जगह पे डिमांड कम है, दूसरे पे ज़्यादा है, या एक पर्सन ज़्यादा इसके लिए डिमांड कर रहा है, दूसरा कम डिमांड कर रहा है, एक ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है, दूसरा कम पे करने के लिए तैयार है। उसके पास ये कंडीशन होनी चाहिए और उसको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है। तो इसलिए कहते हैं कि डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड कर्व्स होनी चाहिए। एक ही तरह, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 अलग जोग्राफिकल एरियाज है लेकिन डिमांड कर्व सेम है, डिमांड कर्व्स की इलास्टिसिटी सेम है, यानी कि लोगों की विलिंगनेस टू पे जो है वो सेम है, तो उस सिचुएशन में जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। ये तब एक्सरसाइज की जा सकती है, अप्लाई की जा सकती है, जब हमारे पास जो हमारे सब मार्केट्स होंगे वहाँ पे लोग जो विलिंग होंगे पे करने के लिए, विलिंगनेस टू पे डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड कर्व्स need to be different। ओके, तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है कि इफेक्टिव सेपरेशन होनी चाहिए। देखिए, आप एक मार्केट में फॉर एग्जांपल लोअर प्राइस पे बेच रहे हैं, अभी आप दूसरे मार्केट में हायर प्राइस पे बेच रहे हैं। एक सब मार्केट में लोअर प्राइस है, दूसरे सब मार्केट में हायर प्राइस है। अब अगर ये पॉसिबल है कि जो लोअर मार्केट में जहाँ पे प्राइस कम है वहाँ पे खरीद पाएगा, तो दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट लेके उस मार्केट में बेच सकेगा जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी रह गई तो फिर प्रोड्यूसर को फ़ायदा नहीं होगा कि वो ज़्यादा प्राइस पे कोई अपना प्रोडक्ट बेचे, क्योंकि कोई और उससे सस्ता उसका ही प्रोडक्ट बेचेगा। तो इफेक्टिव सेपरेशन होनी चाहिए। जो रिसेल है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स। तो ये 3 बुनियादी कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए ताकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एक्सरसाइज किया जाए, या इनके फुलफिलमेंट के बाद ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एक्सरसाइज किया जा सकता है। फाइनल कुछ पॉइंट्स जो आपने यहाँ पे याद रखने हैं विद रिगार्ड टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उनमें एक पॉइंट ये है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब लोग वहाँ पे प्राइस टेकर्स होते हैं, चाहे वो सेलर है या बायर है। लेकिन ये पॉसिबल है इन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, ये यहाँ पे पॉसिबल है। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या है। देखिए, एक ऑब्वियस इम्पैक्ट ये है कि एक ही प्रोडक्ट है लेकिन डिफरेंट प्राइसेस इसके हैं, और फिर जो इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट्स इसके हैं उसमें शायद सबसे अहम ये है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो या तो कम होगा या फिर ख़त्म ही होगा, डिपेंडिंग अपॉन के डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है। और फिर प्रॉफिट्स जो एक प्रोड्यूसर के हैं वो बढ़ जाते हैं, या फिर टोटल रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ जाता है फॉर ए प्रोड्यूसर इन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो आई थिंक
जो कुछ बुनियादी चीज़ें हमने जाननी थी, हमें मालूम होनी चाहिए एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स विद रिगार्ड टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई होप कि वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।